हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th का वेक्टर पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में जस्ट इंटीग्रेशन खत्म किया था, ठीक है। और उस पे कुछ दैट इज उस टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए थे, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइडेड थे, तो आप वहां से उसको सॉल्व भी किए होंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट्स वगैरह हो आपको तो आप वहां पे कमेंट करो, ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप पे वहां पर मैसेज करो, ठीक है। आज हम लोग वेक्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको शायद थोड़ा कुछ पता होगा अगर वेक्टर के बारे में, ठीक है। क्लास 11th में हो आप तो पहले कभी ना कभी, आप लोग नवोदय के बच्चे हो तो कभी ना कभी आप लोग जरूर ही पढ़े होंगे, ठीक है। तो वेक्टर एक्चुअली होता क्या है हमारा, कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब कि वो सारी चीजें जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनको क्या किया गया है, दो पार्ट में बांटा गया है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड। बट वेक्टर ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारी, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, वैसी चीजें जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे ये पेन है, ठीक है। इस पेन की लेंथ कितनी है, क्या हम लोग मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। क्या इसकी मास कितनी है, मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। तो इसकी मास क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। मैं इसे गिराता हूं, ठीक है, मैं इसे अगर गिराता हूं तो नीचे जब जाएगा ये, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ स्पीड होगी। क्या मैं उस स्पीड या वेलोसिटी को मेजर कर सकता हूं, मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम क्या कर सके, मेजर कर सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मास है हमारा, ठीक। तो मास एक ऐसा चीज है जिसे हमें डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, साथ ही साथ उसकी यूनिट भी चाहिए होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप एक दुकान पे गए, ठीक है। आप एक दुकान पे गए और इस दुकान पे यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, आपको सामान देने के लिए, और आप बाहर खड़े हो। आप इससे सामान मांगो कि भाई आप मुझे 2 kg चावल दे दो, ठीक है। या फिर ऐसा समझो कि आप एक बार यहाँ पे खड़े हो और एक बार आप एक रास्ते पे खड़े हो, ठीक है, एक चौराहे पर खड़े हो, ठीक है, जहां पे आप हो और आपके सामने 4 आदमी हैं, ठीक है, 1 2 3 और साथ ही साथ एक और बंदा है 4, ठीक है। तो ए बी सी डी और आप हो भाई एम, ठीक है, आप हो एम, ठीक। तो अब देखो कि आप दुकान पे गए, तो दुकान पे आप क्या मांगोगे कि भाई साहब आप मुझे 4 किलो आलू दे दो, ठीक है, 2 किलो चीनी दे दो, ठीक। और साथ ही साथ कुछ और भी सामान लेने होंगे तो आप उन्हें क्या बोलते हो, किलो में बोलते होगे। या आपको अगर दूध लेना है यहाँ पे तो आप क्या बोलते हो कि भाई साहब 2 लीटर दूध दे देना, ठीक है। बट यहां पे अगर आपसे मान लो यहाँ पे एक घर है, ठीक है, यहाँ पे एक घर है किसका, मान लो एफ का, ठीक है। यहाँ पे एक घर है किसका, जी का। यहाँ पे एक घर है एच का और यहाँ पे एक घर है आई का, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ये हो गया हमारा ईस्ट, ठीक। तो आपसे पूछा ए को कहां जाना था, ए को जाना था एफ के पास, ठीक है। तो ए को एफ के पास जाना था और सबकी दूरी कितनी है, यहां से सबकी दूरी 1 किलोमीटर है। सबकी दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है। हर एक घर की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। इसकी भी 1 किलोमीटर और इसकी भी कितनी है, 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो देखो एम आप हो, आपसे ए ने पूछा, आप यहाँ पे बहुत जानकार आदमी हो, आपको यहाँ के सारे रास्ते पता है, हर किसी का घर वगैरह पता है। एक छोटा सा गांव है जहाँ का ये चौराहा है, ठीक है। तो आपसे ए ने पूछा कि भाई साहब बताओ एफ का घर किधर है, तो आपने बता दिया 1 किलोमीटर दूर है। बी ने भी पूछा, अब ये खड़ा हो गया सुनकर के, बी ने भी पूछा कि बताओ भाई जी का घर किधर है, ठीक है। तो आपने बता दिया भाई यहां से 1 किलोमीटर दूर है। सी ने पूछा, सी को भी आपने बता दिया यहां से 1 किलोमीटर दूर है। डी ने पूछा, डी को भी आपने बता दिया कि डी को कहां जाना है, एच के पास, तो उसे भी आपने बता दिया कि यहां से 1 किलोमीटर दूर है। अब चारों लोग परेशान होंगे या नहीं होंगे कि भाई साहब ठीक है 1 किलोमीटर तो दूर है, लेकिन मुझे किधर जाना पड़ेगा, सीधे वाले रास्ते में, दाएं वाले रास्ते में, बाएं वाले रास्ते में या पीछे वाले रास्ते में, ठीक है। तो यहां पे आपसे सिर्फ 1 किलोमीटर तो नहीं मांगा, यहां पे क्या बोला गया, इस आदमी क्या बोलेगा एम से, या आपसे क्या पूछेगा कि भाई साहब ठीक है 1 किलोमीटर तो जाना है, बट किधर जाना है, ठीक है। नॉर्थ में जाना है, वेस्ट में जाना है, ईस्ट में जाना है या साउथ में जाना है।
तो आप हर किसी को क्या क्या बोलोगे कि भाई साहब ए आप ऐसा करो, आप नॉर्थ की तरफ चले जाओ, बी को क्या बोलोगे आप ईस्ट की तरफ चले जाओ, ठीक है, सी को क्या बोलोगे आप वेस्ट की तरफ चले जाओ, डी को क्या बोलोगे आप साउथ की तरफ चले जाओ, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि आपने 1 किलोमीटर दैट इज मैग्नीट्यूड भी बताई और साथ ही साथ आपने क्या बताया इसे डायरेक्शन भी बताया, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, ऐसी क्वांटिटीज होंगी वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे आप गए दुकान में आपने क्या बोला कि भाई साहब 2 किलो आलू दे दो। आप ऐसा थोड़ी बोलते हो कि भाई साहब 2 किलो आलू बाएं में दे देना, 2 किलो चीनी दाएं में दे देना, 4 किलो चावल आप पीछे रख लो और 2 किलो आटा आप आगे इधर कर दो, ठीक है। ऐसे तो नहीं बोलते। वहां जाते हम लोग सीधा सीधी बोलते भाई साहब 2 किलो आलू देना, 2 किलो चीनी, 4 किलो चावल, 2 किलो आटा, ठीक है। बट यहां पे आपको क्या हुई, मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ी और साथ ही साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी। तो ऐसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, वैसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में बांटा गया। किसमें स्केलर में और वेक्टर में। तो ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी और ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का मैं आपसे एग्जांपल पूछूं तो आप बोलोगे सर मास ले लो, ठीक है, और लेंथ ले लो, ठीक है, और कुछ भी वॉल्यूम ले लो, ठीक है, स्पीड ले लो, और भी बहुत सारे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना आपको स्केलर क्वांटिटीज नजर आती जाएंगी, जहां पर दैट इज की जिसे डिफाइन करने के लिए हमें कभी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डिस्टेंस ले लो, ठीक है, एटसेट्रा। आगे और पढ़ोगे तो वर्क डन है, एनर्जी है, ठीक है, पावर है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये भी स्केलर क्वांटिटीज होती है। बट अभी आपको दैट इज की इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैं वैसी चीजों का एग्जांपल ले रहा हूं जिसके बारे में आपको पता है, ठीक। वेक्टर में मैं आपसे पूछूं तो अगर बताना पड़े, जैसे मान लो कि ये कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब सलमान खान पहुंचा और शाहरुख खान भी पहुंचा, दोनों एसके आमिर खान पहुंचा था, और ये रही कैटरीना कैफ, यहां से कितने पे 5 किलोमीटर पे, ठीक है। सलमान खान आया इसके घर पे, आकर के देखा कि कैटरीना घर पर नहीं है, तो उसने कैटरीना को कॉल लगाया, ठीक। तो यहाँ पे 3 रास्ते थे, एक इधर की तरफ, एक एक्स की तरफ और एक वाई की तरफ, ठीक है। इधर कोई रास्ता नहीं, यहाँ कॉर्नर पे इसका घर था, ठीक। तो ये आमिर से बोलेगी कि भाई साहब आप ऐसा करो, भाई तो नहीं बोलेगी, आमिर तुम ऐसा करो 5 किलोमीटर वहां से घर से निकल करके 5 किलोमीटर आ जाओ, ठीक है। और सलमान खान को बोलेगी कि तुम ऐसा करो, देखो मेरे घर से कॉर्नर में एक रास्ता गया होगा, ठीक है, तुम मतलब ना ही तुम एक्स में जाना ना ही तुम वाई में जाना, जो तीसरा वाला रास्ता है ना उसमें तुम 5 किलोमीटर आ जाओ। आमिर खान तो परेशान होगा कि भाई साहब 5 किलोमीटर किधर जाए, ठीक है, वाई वाले में जाए, एक्स वाले में जाए या इस वाले रास्ते में जाए। बट सलमान खान के पास एक क्या बेनिफिट मिला कि उसे तो डिस्टेंस भी मिल गया, साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि कौन सा रास्ता मुझे लेना है, दैट इज कि उसे डायरेक्शन भी पता चल गया, ठीक है। तो ये सारी ये क्या होती है आपकी, दैट इज ऐसे क्वांटिटीज क्या होते हैं आपके वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और क्या है वेलोसिटी है, और क्या है एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज। जैसे कि मान लो ये पेन है, ठीक है, या ये पेन है, मैं इस पे अगर ऐसे फोर्स लगाऊं क्या ये आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा सर। मैं अगर इस पे ऐसे फोर्स लगाऊं क्या ये आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सर इस बार आपने फोर्स किधर लगाया है, नीचे लगाया है, ठीक है, मतलब यहाँ डायरेक्शन मैटर कर रही है। यहाँ पे फोर्स किधर लगाया था, बाएं की तरफ लगाया, तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर, दैट इज फोर्स में क्या मैटर कर जा रहा है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो उतना ही है बट क्या लग जा रहा है, डायरेक्शन मैटर कर जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटीज हो गई कि वेक्टर क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। तो ऐसी चीजें क्या होती है वेक्टर क्वांटिटीज, ये हो जाती है स्केलर क्वांटिटीज। इसे डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड। इसे डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या सर
वो सारी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वो क्या वेक्टर क्वांटिटीज होंगी? जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब सर एक तो आप बता रहे हो ये स्केलर है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाले को हम लोग वेक्टर बोलते हैं, फिर आप बोल रहे हैं सारी क्वांटिटीज वेक्टर नहीं होंगी, तो कुछ तो अलग होना चाहिए उसमें और इस वेक्टर क्वांटिटीज में, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो फिर भी वो वेक्टर ना हो, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज हम उन्हें ही बोलेंगे जो मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, साथ ही साथ डायरेक्शन हो और साथ ही साथ फॉलो, ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, साथ ही साथ फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। मतलब कि वेक्टर लॉज को जो फॉलो करेंगे वैसी ही क्वांटिटीज सिर्फ क्या होंगी? हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, ठीक। अदरवाइज क्वांटिटीज हमारे वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होंगे। जैसे जैसे कि कुछ क्वांटिटीज है जिनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। जैसे जैसे करंट है, प्रेशर है, ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ठीक। उन सारे क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है? अगर मैं आपसे अभी बोलूं, दैट इज कि आप क्लास 11th में हो, ठीक है, तो उन सबको स्केलर क्वांटिटीज के अंदर में ही रखा जाता है, ठीक है। करंट, प्रेशर, ठीक, वो सारे क्या होते हैं? उनके पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, बट वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते, इसलिए उन्हें वेक्टर नहीं बोला जाता, ठीक है। तो उसे हम लोग उसे स्केलर भी नहीं बोला जाता है, ठीक है। बट अभी हम लोग क्लास 11th में है तो हम उसे स्केलर क्वांटिटीज ही बोलेंगे, ठीक है। फिर भी आपको अगर याद रखना होगा वैसे क्वांटिटीज को, ठीक है, जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, डायरेक्शन हो, ठीक है, बट नॉट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा एग्जांपल में आप यहां लिख लो आगे, ठीक है, एग्जांपल में लिख लो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर है, करंट है, ठीक है, सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन आप आगे देखोगे, बट प्रेशर वगैरह से फील आता होगा। प्रेशर क्या है? हमारा स्केलर क्वांटिटी है, लगता है कि भाई नीचे की तरफ दबा रहा है, डायरेक्शन हमें फील होती है, ठीक है, बट वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर मतलब कि अभी हम लोग स्केलर बोलेंगे, बट अगर कभी टेंसर क्वांटिटी आपको आंसर में दे रखा है तो हम लोग टेंसर को मारेंगे, ठीक है। प्रेशर, करंट, सरफेस टेंशन, है ना, और भी चीजें होती है, एटसेट्रा लिख लो, ठीक है। चलो देखो, सरफेस टेंशन, ठीक। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, या ट्रायंगल लॉ ऑफ, ठीक है, जिसे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, समझ आ जाएगा, ठीक। टेंसर क्वांटिटीज, तो उन्हें क्या बोला जाता है? टेंसर क्वांटिटीज बोला जाता है। अगर आंसर में टेंसर क्वांटिटीज ना दे रखा हो, जो कि मैक्सिमम चांस है नहीं ही दे रखा होगा, तो इन सारे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। अगर टेंसर ना दिया हो तो इन सारे क्वांटिटीज को क्या बोला जाएगा? स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है, अच्छा एक ऐसा अब एक स्टेटमेंट है, क्या है कि अगर कोई वेक्टर है, अगर कोई क्वांटिटीज वेक्टर है, ठीक है, देन इट मस्ट हैव डायरेक्शन, है। क्या बोला कि अगर कोई क्वांटिटीज वेक्टर है देन इट मस्ट हैव डायरेक्शन। ट्रू है या फॉल्स है? बताइए। इफ अ quantity is vector then it must have direction, ठीक है। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज मतलब कि उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और साथ ही साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन, तो वेक्टर है तो उसके पास क्या क्या है? मैग्नीट्यूड है,
साथ ही साथ डायरेक्शन, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये सर हमारा ट्रू होगा। ये क्या होगा हमारा? ट्रू होगा। दूसरा स्टेटमेंट है इफ अ क्वांटिटी हैव डायरेक्शन देन इट मस्ट बी अ वेक्टर। ठीक है, ये क्या होगा? इफ अ क्वांटिटी हैव डायरेक्शन, ठीक है, देन इट मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये बताओ ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? कि अगर किसी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, ठीक है, तो वो श्योर है कि वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? हमें पता है, ऐसे एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक, कि डायरेक्शन तो है सर बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। जैसे करंट है, प्रेशर है, सरफेस टेंशन है, ठीक है, ऐसे क्वांटिटीज है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए अब क्या है कि हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि सर कुछ तो अंतर होना चाहिए ये स्केलर और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक एरो खींचते हैं। ठीक है, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है पहले तो उस क्वांटिटीज को लिख लेते हैं। जैसे मान लो कि फोर्स है हमारा, तो फोर्स को किससे दिखाया? एफ से। ठीक है, अब ये एफ है, अब ये स्केलर है या वेक्टर है, तो वेक्टर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके ऊपर में एक एरो डाल देते हैं, इसके ऊपर में एक एरो डाल देते हैं। ठीक है, ये एरो क्या बताता है कि ये जो क्वांटिटी आपने लिखा है, ठीक है, ये जो क्वांटिटी आपने लिखा है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक एरो यूज करते हैं। इस एरो का मतलब क्या है? ये एरो हमें दिखाता है, इस एरो को जब आप खींचते हो, ठीक है, ठीक, तो इसकी जो लेंथ होती है वो क्या दिखाती है? इसकी मैग्नीट्यूड को दिखाती है। ठीक है, ये इसकी लेंथ क्या दिखाती है? इसकी मैग्नीट्यूड को दिखाती है। मतलब कि अगर ये मान लो कुछ, अच्छा अभी तो एफ ही मानो, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? एफ है। ठीक है, तो ये एफ क्या दिखाया? इसकी लेंथ क्या दिखाई? इसकी मैग्नीट्यूड दिखाई। तो सर एक बात बताओ कि अगर 10 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट है, अगर 10 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या हम 10 मीटर की वेक्टर खींचे कॉपी पर? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं सर? तो देखो वहां पे क्या करते हैं हम लोग? डिफाइन करते हैं यूनिट को। ठीक है, कि भाई जो हमारा जो लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 2 मीटर के बराबर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 2 मीटर के बराबर है। अब बताओ कि अगर डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, अगर डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, तो बताओ हम लोग यहाँ पे लाइन कितनी लंबी खींचेंगे? यहाँ पे लाइन खींचेंगे सर 2 सेंटीमीटर का। कितनी लंबी खींचेंगे? 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये लाइन हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितने बराबर है? 2 मीटर के बराबर। तो 2 सेंटीमीटर कितने बराबर होगा? 4 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया सर, दैट इज कि हमें यूनिट डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक, कि भाई साहब इतने सेंटीमीटर के लिए इतना हमारा डिफाइंड है। अब आपको अगर मान लो कि हमें 10 मीटर के लिए खींचना होता, ठीक है, कि 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो आप यहाँ वेक्टर कैसे खींचते? सर अगर 10 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर के लिए 2 मीटर है, तो 5 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। तो ये हम खींच देंगे 5 सेंटीमीटर की लेंथ खींच देंगे। तो 5 सेंटीमीटर मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना? ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है ना, तो डिस्प्लेसमेंट एस कितना लिखोगे आप? 10 मीटर लिखोगे। ठीक, अच्छा ठीक है सर, यूनिट तो आप सॉरी मैग्नीट्यूड तो आपने समझा दिया। अब डायरेक्शन का क्या करें? ध्यान से देखो, डायरेक्शन का क्या होता है? ये जो एरो है ना, नजर तो आ ही गया होगा, देख के समझ आ ही रहा होगा। ये एरो एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और जिधर की तरफ उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, उधर की तरफ क्या करेंगे? ये एरो लगा देंगे। ठीक है, ये वाला साइन। ठीक, जैसे मान लो कि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता हूं, ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक, तो यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है, ठीक है, मान लो ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना डिस्प्लेसमेंट है? 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितना डिस्प्लेसमेंट है? 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो 6 सेंटीमीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा? 12 मीटर हो गया। 6 सेंटीमीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा 12 मीटर। ठीक है, तो सर ये ए से बी चला गया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी हो गई? 12 मीटर। सर अब डायरेक्शन हम कैसे शो करेंगे?
तो डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करेंगे, जिधर के तरफ जा रहा है, ठीक है, उसके लास्ट पॉइंट पे हम लोग ये एरो दे देंगे, ठीक है। तो इसका नुकीला पॉइंट होगा, ये इसके क्या कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर ये बी से ए आता तो मान लो ये बी पॉइंट पे होता और कहां आता, ए पर आता, ठीक है। तो इस बार नुकीला पॉइंट किधर देते हम लोग, ये जो एरो वाला साइन है वो किधर देते, अगर बी से ए की तरफ आ रहा होता तो हम लोग इसे ऐसे दिखाते, ठीक है। मतलब कि ये कहां से कहां आया है, बी से ए आया है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 12 मीटर है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखें, या फिर इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग हेड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हेड बोलते हैं, और पीछे वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे, ठीक है। जो हमारा टेल होता है, टेल हमारा क्या होता है, टेल हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, टेल हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, और हेड हमारा क्या होता है, जहां पे हम लोग पहुंच गए, है ना। हेड क्या हो जाएगा हमारा, एंड पॉइंट, ठीक है, या रीचिंग पॉइंट, जहां हम लोग पहुंचे हुए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। चलो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे आप, अच्छा मान लो कि आप दो दोस्त हो, ठीक है, आप दो दोस्त हो, और आपका दोस्त क्या करता है कि 2 मीटर चलता है, ठीक है। आपका दोस्त कितना चला, 2 मीटर चला, ठीक। मैंने आपको बोला कि भाई तुम क्या करो, एक वेक्टर लाइन खींचो जो 2 मीटर दर्शा रहा है। तो आपने बोला कि सर 2 मीटर दर्शाना है, तो मेरा दोस्त 2 मीटर चला, तो मैं इतना लंबा लाइन खींच लेता हूं, और मान लेता हूं कि ये लंबी लाइन कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है। ये लंबी लाइन कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है। ये किसके द्वारा तय की गई, मान लो कि आपका दोस्त कोई ए है, जो कि इसने ये डिस्प्लेसमेंट तय की है, ठीक है। फिर आपका बी दोस्त आया, बोला गया कि भाई जो बी है वो बी कितना चल रहा है, 4 मीटर चल रहा है, ठीक है। अब उसकी वेक्टर पॉइंट, दैट इज की ये वेक्टर खींचो, ठीक है, वेक्टर लाइन इसकी बी की भी खींचो। बी कितना चला हमारा, 4 मीटर चला ना, कितना बोला मैंने, 4 मीटर, है ना। तो अगर 4 मीटर चला तो कितना खींचूंगा बताओ, अगर सर मैंने ए का 2 मीटर इतना माना है, ठीक है, तो 4 मीटर कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से सर 4 मीटर इसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन किधर है, इधर से इधर है, तो डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे एरो ऐसे देंगे, ठीक। तो बी कहां पहुंच गया सर हमारा, बी हमारा यहां पहुंच गया, और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 4 मीटर। अब मान लो कि आपका कोई दोस्त यहां पर है, सी, ठीक है, और ये 6 मीटर किधर चल रहा है, पीछे की तरफ चल रहा है। तो बताओ 6 मीटर कैसे दिखाएंगे, सर हमने 2 मीटर इतना माना, ये 4 मीटर है, ठीक है। तो 4 मीटर, तो ये हो गया सर 4 मीटर, और 2 मीटर जाना है ना, तो 2 मीटर मतलब कि कितना के बराबर, इतना के बराबर, या इसके हाफ के बराबर। तो 2 मीटर और खींचना है, तो इसका हाफ और खींच लो, ठीक है सर। ये हो गया हमारा कितना, 6 मीटर। ये हमारा कितना हो गया, 6 मीटर। डायरेक्शन किधर सर, डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है। तो बताओ एरो किधर लगा है, इस साइड में या लेफ्ट साइड में, दैट इज राइट साइड या लेफ्ट साइड में। तो आप बोलोगे सर ये तो राइट से लेफ्ट जा रहा है, मतलब इधर की तरफ, तो डायरेक्शन होगा हमारा यहाँ लेफ्ट वाले पॉइंट पे आप एंड में एक एरो डाल दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े लेंथ को कितना मान रहे हो, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आगे देखो, आगे देखते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर्स क्या होती है। इक्वल वेक्टर, ठीक है। इक्वल वेक्टर कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई वेक्टर हमने खींचा है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा ए वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर खींचा ए वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूं ना कि इसके बराबर अगर कोई और लाइन खींचता हूं, ठीक है, इसके बराबर कोई और लाइन खींचता हूं, मान लो मैं इसके नीचे यहीं पर इसके जस्ट नीचे एक और लाइन खींच लूं, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, इतनी ही है, और इसकी डायरेक्शन भी क्या है, वही है, ठीक है। तो इस वेक्टर को, इसे मान लो मैं बी वेक्टर बोलूं, तो अगर कोई भी दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम हो और साथ ही साथ क्या सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। फिर से सुनो कि अगर कोई भी दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड मतलब यहां पे क्या होगी, इन दोनों की लेंथ अगर सेम हो, ठीक है, और साथ ही साथ क्या सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे, ठीक है। मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर होगा, ठीक।
जैसे अगर मैं यहां पे एक लाइन ऐसा खींचूं, ठीक है, सी वेक्टर, ठीक, जिसकी लेंथ किसके बराबर है, इस ए के बराबर है और उसकी लेंथ बी के भी बराबर है, ठीक है, और डायरेक्शन भी किधर है, जिधर ए की है और जिधर बी की है उधर ही सी की भी डायरेक्शन है। तो ए वेक्टर किसके बराबर, बी वेक्टर के बराबर। तो सी वेक्टर बताओ इन दोनों के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, ठीक है, सी वेक्टर भी इन दोनों के बराबर होगा। ठीक, मैं यहां कहीं खींच दूं जिसकी लेंथ तीनों के बराबर हो और जिसकी डायरेक्शन वही हो, ठीक है, सेम है सब, ठीक। लेकिन मान लो मैं क्या करूं कि यहां पे एक लाइन खींचूं, ठीक है, ई वेक्टर, ठीक, क्या ये ए और ई दोनों सेम होंगे क्या? सर आपने बोला था डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, तो मैग्नीट्यूड तो सर उसकी लेंथ से देखते हैं, तो सर पहले तो देखते हैं मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है। सर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। डायरेक्शन सेम है या नहीं है? सर डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो बताओ ये क्या ई वेक्टर के बराबर होगा? नहीं होगा, ये ई वेक्टर के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो जितनी ए की लेंथ है मैं उतनी ही लेंथ की क्या करूं, एक वेक्टर खींच लूं, ठीक है, इसकी लेंथ और इसकी ए बी सी डी और ये एफ वेक्टर की लेंथ क्या है, उतनी ही है, ठीक है, दैट इज मैग्नीट्यूड उतनी ही है, बट अलग क्या हो गई इस बार, डायरेक्शन अलग हो गई, ठीक है। तो बताओ ए बी सी, ये जो एफ वेक्टर होगा वो ए के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। ई के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू दिस ऑल, ठीक है। तो अब देखो, तो यहां पे इक्वल वेक्टर के लिए हमें क्या समझ आया कि सर जो इक्वल वेक्टर्स होंगे, है ना, इक्वल वेक्टर्स जो होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि जो दूसरी वेक्टर है ना, पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होनी चाहिए और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन पहले वाले की डायरेक्शन जैसी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, अच्छा, मतलब इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर कोई यहां पे ए वेक्टर है, ठीक है, ये कोई स्मॉल ए वेक्टर है, ठीक, क्या मैं इसे कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूं, है ना, बट ध्यान क्या रखना है कि इसकी मैग्नीट्यूड वही हो और साथ ही साथ डायरेक्शन वही हो। मतलब कि मैं इसे यहां पे लिखूं जिसकी लेंथ वही है ना, और डायरेक्शन भी वही है, क्या मैं इसे ए वेक्टर बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, ठीक है। क्या मैं यहां पे अगर लेते आऊं इसे तो, ठीक, क्या मैं इसे यहां पर लेते आऊं बाहर की तरफ तो देखो यहां इतनी लंबी, है ना, इतनी लंबी, मान लो ये ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है और इसकी डायरेक्शन किधर है, आगे की तरफ ही है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन आगे की तरफ ही है, ठीक, मैग्नीट्यूड भी ए के बराबर है। तो ये वेक्टर ये दोनों वेक्टर क्या है, सेम है। मतलब क्या समझ आता है कि एक इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है, इक्वल वेक्टर से हमें यह पता चलता है कि भाई साहब जो वेक्टर है आपके पास, आप उसे क्या कर सकते हो, स्पेस में, पूरे स्पेस में कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो। बस ध्यान इतना रखना है कि उसका डायरेक्शन हमें चेंज नहीं करना और उसकी मैग्नीट्यूड को हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो आप ए वेक्टर को यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं शिफ्ट करके इस जगह पे लिखने के लिए, तो क्या इस जगह पे भी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों सर? क्योंकि ये क्या कर गया, इसके कारण क्या हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। हम ऐसे अगर दे दे तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, उस तरफ, ठीक है। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक। तो इक्वल वेक्टर के प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चला कि भाई साहब आप जो वेक्टर है आप इसे स्पेस में कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है कि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, ठीक है। चल देखो, अब मान लो कि दो वेक्टर है आपके पास, ठीक है। मान लो ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, कोई ऐसा वेक्टर बी वेक्टर है। मुझे इन दोनों के बीच का एंगल पता करना है, ठीक है। जैसे हमें बोला जाता है, आगे आप पढ़ोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए, ठीक, एंगल निकालने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका टॉपिक लिख लो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। अगर मुझे एंगल निकालना है, मान लो ये तुम्हारा ए वेक्टर है और ये तुम्हारा कोई बी वेक्टर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो क्या करना है आपको, बी वेक्टर को उठाना है या किसी भी एक वेक्टर को उठाना है और दूसरे वाले वेक्टर के टेल से जोड़ देना है, ठीक है, दूसरे वाले वेक्टर के टेल से जोड़ देना है। मतलब
कि जैसे मैं बी को उठाऊं और बी के टेल को किससे जोड़ दूं, ए के टेल से जोड़ दूं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड, ठीक है, तभी बी बी रहेगा, अदरवाइज बी बी नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे देखो मैं अगर बी को यहां से उठा करके इधर यहां पे लेते आऊं, यहां शिफ्ट कर दूं, ठीक है, देखना, देखो क्या इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड आपको लगभग सेम दिख रही होगी, ठीक है, ठीक, देखो, और डायरेक्शन भी पैरेलल रखा हमने, ठीक है, तो डायरेक्शन भी हमने चेंज नहीं किया है, ठीक। तो यहां पे ये आ गया हमारा क्या, बी वेक्टर। तो क्या किया हमने, बी को क्या हम इक्वल वेक्टर में क्या कर सकते हैं, उस वेक्टर को उठा के स्पेस में कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बी को उठाया और बी के टेल को किससे जोड़ा, जो दूसरा वेक्टर है उसके टेल से जोड़ दिया, तो उनके टेल टेल के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वही हमारा एंगल होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। इसी एंगल को हम लोग थीटा बोलते, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो सर क्या हम बी वेक्टर को ही शिफ्ट कर सकते हैं, ए को नहीं शिफ्ट कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हो। देखो यहाँ पे इस ए को मैं क्या करूं, यहां से उठा करके यहां शिफ्ट कर दूं। अगर ए को मैं शिफ्ट करता हूं, देखो क्या मैंने मैग्नीट्यूड चेंज की है कि नहीं की सर, जितना लंबा ये था उतना ही लंबा हमने इसे भी रखा है, ठीक है। साथ ही साथ क्या डायरेक्शन चेंज की, देखो पैरेलल का पैरेलल है, मतलब ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी क्या होगा हमारा ए वेक्टर, और ए वेक्टर को उठा करके ए के टेल को किससे जोड़ दिया, बी के टेल से जोड़ दिया, क्या ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, बिल्कुल थीटा होगा सर, ठीक है। तो अगर मुझे एंगल निकालना है, दैट इज एंगल पता करना है, तो क्या करेंगे हम, एक वेक्टर को उठाएंगे और उसके टेल को दूसरे वाले वेक्टर के टेल से जोड़ देंगे विदाउट चेंजिंग दैट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर पता करते हैं। मान लो जैसे इधर देखो कि ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, यहां पे एक वेक्टर है ऐसा, ठीक, ये यहां से कितने के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे, ये इससे 30 डिग्री के एंगल पे है, ये हमारा क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है। और एक वेक्टर है, ठीक, जो कि दूसरे कोऑर्डिनेट में है, ऐसे इसे यहां पे दिखा दो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये यहां पे ऐसे ले लो, ठीक है, थोड़ा आसानी होगा आपको, यहां पे ऐसे ले लिया, ठीक है, वो हमारा ए वेक्टर है, इसे मान लेते हैं हम लोग बी वेक्टर, इसे क्या मान ले हम, बी वेक्टर। अगर मेरे से पूछा जाए बताओ भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, क्या आप बता सकते हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल करना क्या है सर, सर आप क्या करो, बी वेक्टर को उठाओ और कहां लेते आओ, ए वेक्टर के पास लेते आओ, और बी के टेल को क्या करो, ए के टेल में जोड़ दो, मतलब बी को उठा करके मैं यहां लाया, बिना उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए यहां पे ला करके पटक दिया, है ना, ये हो गया हमारा बी वेक्टर। बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो आप आराम से बोल सकते हो कि सर ये हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। क्या ए वेक्टर को भी पटक सकते थे, है ना, ए वेक्टर को वहां से लाओ, ए वेक्टर मतलब कि इसकी डायरेक्शन को क्या उतना ही रखना है ना, डायरेक्शन कितने एंगल पे है, ये यहां से 30 डिग्री के एंगल पे, देखो बिना मैंने इसकी मैग्नीट्यूड को भी चेंज नहीं किया, इसके डायरेक्शन को भी चेंज नहीं किया, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया। अब बता सकते हो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, सर ये वाला एंगल हो जाएगा कितना है, 60 डिग्री। तो दोनों में से किसी को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं और एक के टेल को दूसरे के टेल के साथ जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा चीज देखो, इसमें और क्या एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग एंगल लिखेंगे, जैसे कि मान लो ये हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा थीटा है, तो आप बोलोगे सर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में तो ये भी एंगल है और साथ ही साथ ये भी तो एक एंगल है, मैं तो ऐसे भी इसे भी बोल सकता हूं, ठीक है, कि ये थीटा है और ये हमारा 2 पाई माइनस थीटा है ना, या 360 माइनस थीटा है, ठीक। तो दोनों एंगल तो लिख सकते हैं, नहीं, यहां पे हमें क्या याद रखना है कि भाई साहब इसमें थीटा वही लिखना है जो थीटा क्या हो, छोटा हो, ठीक है। तो यहां पे छोटा वाला थीटा कौन है, 2 पाई माइनस थीटा या थीटा, ठीक, मतलब छोटा वाला एंगल कौन सा है, दैट इज यहां पे लिख लेना है एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर, है ना, विल बी द स्मॉलर एंगल, ठीक है, ठीक, मतलब कि जो एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर होगा, यहां पे छोटा वाला एंगल कौन है ना,
एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पे एंगल कौन सा लिखेंगे, थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले देखेंगे छोटा एंगल कौन सा है, तो छोटा एंगल है सर हमारा थीटा। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अगर जैसे देखो मान लो ये हमारा ए वेक्टर है और इस बार बी वेक्टर हमारा कुछ ऐसा है, ठीक, तो कौन सा एंगल लिखोगे, ये होगा एक थीटा, और एक थीटा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो इस बार बताओ, इस बार कौन सा एंगल लिखेंगे, इस बार भी हमारा एंगल कौन सा होगा, थीटा ही होगा। मैं इसे थोड़ा और घुमाता हूं, ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर, बताओ इस बार एंगल कितना हो जाएगा, इस बार इधर से कितना हो गया, ये 180 डिग्री, या पाई बोले रेडियन में तो पाई रेडियन, और इधर से भी कितना है, पाई रेडियन। तो दोनों में से किधर भी लो एक ही एंगल है, तो कितना हो गया 180 डिग्री। लेकिन मान लो अगर मैं ऐसा ले लूं, ये हो गया हमारा सर ए वेक्टर और ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ठीक है, और ये हमारा थीटा है। तो बताओ कौन सा एंगल लेंगे, थीटा लेंगे या 2 पाई माइनस थीटा लेंगे, बताओ क्या हो जाएगा आंसर। फिर से देखेंगे इसमें से छोटा सा एंगल कौन सा है सर, 2 पाई माइनस थीटा। मतलब हम लोगों का जो थीटा है इस बार वो कौन सा है, वो इस बार ये वाला है। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो इन दोनों में हमेशा जो छोटा एंगल लेगा, छोटा एंगल होगा, वही वाला एंगल हम लोग यहां पर लिखा करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो यहां पे इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा लेंगे हम लोग, छोटा वाला कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो ये वाला एंगल लेंगे हम लोग थीटा, ठीक है। तो सुनो, मतलब कि क्या ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या वो 180 डिग्री से कभी ज्यादा हो सकता है, ठीक है, क्या वो 180 डिग्री से कभी ज्यादा हो सकता है क्या, सोचो। इससे पहले थीटा हम ये ले रहे थे, है ना, और छोटा करोगे तो ये थीटा होगा, और छोटा तो ये है ना। बट जब ये पैरेलल हो जाएगा, है ना, एंटी पैरेलल, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन जैसे ही इधर घूम जाएगा, है ना, इधर घूम जाएगा, तो अब एंगल हम लोग बोलो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे या क्लॉकवाइज लेना चालू करेंगे। जैसे ये यहां से इधर घूम गया, तो अब ऊपर से एंगल लेते तब वो 180 डिग्री से ज्यादा होता है ना। बट हमें कौन सा एंगल लेना है, छोटा वाला एंगल। छोटा वाला एंगल मतलब इस बार हम डायरेक्शन किधर कर देंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल जो होता है ए वेक्टर या दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होगा, जीरो से तो बड़ा होगा, ठीक है, जीरो से हमेशा बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, 180 डिग्री तक जाएगा, ठीक। बट जैसे ही ये क्या कर जाएगा, इधर की तरफ पलटी मारेगा, एंगल हम लोग किधर से लेना चालू कर देंगे, उल्टा लेना चालू कर देंगे, एंगल हम लोग उल्टा लेना चालू कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब हमारा इसके लिए छोटा एंगल कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला, ठीक है। तो ये अब 180 डिग्री से ज्यादा है, कम है, 180 डिग्री से कम है, ठीक है। मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा हमारा, 180 डिग्री से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो थीटा होता है हमारा, यहाँ जो थीटा होता है, ये थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन इक्वल टू पाई होगा, ठीक है। पाई मतलब 180 डिग्री, पाई किस में लिखा हुआ है, रेडियन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो थीटा क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। एंगल बिटवीन द वेक्टर विल बी द स्मॉलर एंगल, ठीक है। तो ये हो गया भाई, ये हो गया हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ठीक। जैसे देखो, अगर मैं आपसे अभी एग्जांपल पूछूं कि भाई ये हमारा दो वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर यहां है ए वेक्टर, ठीक है, और बी वेक्टर हमारे यहां है, ठीक है, बी वेक्टर। ये एंगल है हमारा 45 डिग्री और ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो बताओ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, बोलो। θ1 लिखोगे या θ2 लिखोगे, तो आप बोलोगे सर आपने बताया जो छोटा वाला एंगल होगा वही उन दोनों के बीच का एंगल होगा। छोटा एंगल कौन है इसमें, θ2 है, तो θ1 वाला नहीं होगा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर कितना हो जाएगा, θ2 मतलब कि 90 प्लस 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 90 30 120 और 120 और 45 165 डिग्री, ठीक है। बताओ ये 180 डिग्री से छोटा है बड़ा है, यहाँ पे थीटा को 0 डिग्री में लिखना है, तो थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो 165 डिग्री सही है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर दो वेक्टर ऐसा होता कि ए वेक्टर इधर है सर, या ए वेक्टर यहां ना ले, यहां ले लो बी वेक्टर, ठीक है, यहां ले लो ए वेक्टर,
ठीक, ये एंगल मान लो 60 डिग्री। ठीक है, अब बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे, सर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, बताओ कौन सा लेंगे? इसे मान लो आप θ1 और इधर वाले को मान लो आप θ2। बोलो किसे लेंगे? छोटा कौन सा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला होगा। ठीक है, कितना है ये 90 + 60 150। नीचे वाला कितना हो जाएगा? देख 180 + 30 210 हो जाएगा। 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा कभी भी एंगल नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया इसका? 90, θ1 हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा 90 + 60 दैट इज 150। देखो 150 180 से छोटा है। ठीक है, चल तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो मान लो मैं क्या करता हूं कि अगर मान लो कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर विथ अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, जैसे देखो अगर मान लो ये ए वेक्टर है, ये क्या है हमारा ए वेक्टर है, अगर मैं इसमें क्या करूं, कोई लेमडा मल्टीप्लाई कर दूं, लेमडा मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो अगर हम ए वेक्टर में क्या करें, लेमडा मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या करेगा, लेमडा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, जैसे अगर मान लो फोर्स क्या है हमारा 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन मान लो ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा हूं, और मैं उसमें क्या करूं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा 5 या 15 है ना, 15 न्यूटन हो जाएगा। किधर की तरफ, ईस्ट ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो लेमडा जब मल्टीप्लाई हो जाता है इससे, तो क्या करता है ये लेमडा, क्या करता है इसके मैग्नीट्यूड को लेमडा टाइम्स बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम्स ये हो जाएगा, है ना, ये जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम्स ये हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन उसकी क्या रहेगी, डायरेक्शन जो पहले थी ए की वही रहेगी। ठीक है, क्या लेमडा ए के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है? नहीं, लेमडा क्या कर रहा है, ए के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। अगर लेमडा यहाँ पे पॉजिटिव है तो, है ना, लेमडा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, तो लेमडा पॉजिटिव होने पे क्या करता है, वो उसके मैग्नीट्यूड को लेमडा टाइम्स इंक्रीज कर देगा। ठीक है, या लेमडा टाइम्स मैग्नीट्यूड को कर देगा। ठीक, इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं कर सकते, जैसे मान लो हाफ है तो वो क्या करेगा, ए को हाफ टाइम्स कर देगा। ठीक है, हाफ करेगा तो उसके ए के मैग्नीट्यूड को आधा दैट इज घटा देगा। ठीक है, तो देखो तो क्या बोलेंगे कि ये लेमडा क्या करेगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लेमडा टाइम्स बढ़ा देगा। ठीक है, अगर मान लो लेमडा हमारा नेगेटिव हो जाए, लेमडा कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, अगर लेमडा नेगेटिव हो गया, ठीक है, दैट इज माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सर जैसे मान लो 5 था तो मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तो 5 या 15 तो रह जाएगा। ठीक है, बट आगे में क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा। मतलब कि सर ये जो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, ये नेगेटिव क्या करने लगता है, ये नेगेटिव उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक, मतलब माइनस साइन क्या करने लगता है कि वो उसके डायरेक्शन को, पहले इधर वाले डायरेक्शन को हमने क्या माना, मान लो अगर इधर वाले को पॉजिटिव डायरेक्शन माना, तो माइनस आ रहा है, मतलब कि डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो लेमडा इंटू माइनस लेमडा इंटू ए का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड तो लेमडा टाइम्स हो ही गया। ठीक है, साथ ही साथ माइनस साइन क्या दिखाने लगता है कि उसका डायरेक्शन पहले से ऑपोजिट हो गया है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव साइन, ठीक है, चेंजेस द डायरेक्शन, है ना, चेंजेस द डायरेक्शन। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्या करता है, उसके डायरेक्शन को उल्टा कर देता है। ठीक, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि ये ए वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर है, तो बताओ भाई माइनस ए वेक्टर क्या होगा, सर ए वेक्टर मतलब कि सर मैग्नीट्यूड तो वही है, बट माइनस क्या करेगा, इसके डायरेक्शन को -1 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड तो वही है, बट नेगेटिव क्या करेगा, इसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा, दैट इज उल्टा कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा कर देगा, तो ये डायरेक्शन हमारा किधर आ गया, इधर आ गया, और ये क्या हो गया हमारा माइनस ए वेक्टर। ठीक, तो ये होता है कि आप किसी वेक्टर को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर देते हो, पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, सिंपली उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैग्नीट्यूड को दैट इज उतना मल्टीप्लीकेशन में बढ़ाएगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, नेगेटिव साइन उसके डायरेक्शन को उल्टा कर देगा। ठीक है, तो आज आप लोग इतना ही रखो, वेक्टर बिल्कुल आप लोगों के लिए नया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग
इसका नोट्स वगैरह आई थिंक कि जितनी चीजें पढ़ाई गई आप उसे ही लिखोगे तो आपका एक अच्छा नोट बन जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं कुछ शॉर्ट नोट्स आपको इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। इस पे बेस्ड आई थिंक कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल जितनी भी चीजें आज पढ़ाई गई है वो बहुत ही बेसिक थ्योरी है वेक्टर्स की, ठीक है। आप जस्ट 10th से 11th में आए हो तो आपको आई थिंक बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगा इसके बारे में, ठीक है। इसलिए हर एक छोटी छोटी चीजें आपको अभी सीखनी होगी, ठीक है। अब वेक्टर अगर अच्छे से सीखोगे तो आपको काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो आज आप लोग इसी को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस भी वहां पे डीपीक्यू में दिए हुए रहेंगे, बट आज के लेक्चर में कोई डीपीक्यू नहीं होगा, सिर्फ एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स होगा, ठीक है। तो आप इसी को तब तक रिवाइज करें और पिछले लेक्चर्स को रिवाइज करें, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर में वहां पे लिंक प्रोवाइडेड है उस व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। आप वहां पे लिंक पे जाकर के क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। तब तक आप इन सारी चीजों को रिवाइज करो, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।